हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने भारत, रूस, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल मचा दी है। एक खबर फैली कि रूस पाकिस्तान को लड़ाकू विमानों के लिए इंजन सप्लाई करने जा रहा है, लेकिन देखते ही देखते रूस ने इस खबर को पूरी तरह झूठ करार दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसने और क्यों इस तरह की अफवाह फैलाई? क्या सच में कोई ताकत भारत रूस की मजबूत दोस्ती में दरार डालना चाहती है? क्या पाकिस्तान को एक झूठा सहारा दिखाकर रिश्तों के बीच शक की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई? और सबसे अहम, जब दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, तब इस तरह की खबरें क्यों उछाली गईं? यही है वो रहस्य जिसे हम इस वीडियो में परत दर परत खोलेंगे। आप सोचिए, जब पुतिन खुद कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भरोसेमंद और प्रिय मित्र मानते हैं, तो क्या एक अफवाह इतनी बड़ी दोस्ती को हिला सकती है? भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और 60 अरब डॉलर से ज्यादा के व्यापार का प्रतीक है। रक्षा, ऊर्जा, कूटनीति, हर मोर्चे पर दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान और उसके पीछे खड़ी ताकतें वाकई इस साझेदारी को कमजोर कर पाएंगी, या फिर ये रिश्ता और भी मजबूत होकर दुनिया के सामने नई मिसाल पेश करेगा? यही सवाल है जिसे समझने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और हाँ, इस वीडियो में हम सिर्फ अफवाह का सच ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों हर बार भारत रूस की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की जाती है। हम आपको दिखाएंगे कि अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर और खुद प्रधानमंत्री मोदी किस तरह पुतिन से लगातार संवाद करके इस रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि भारत रूस की आने वाली शिखर बैठक से क्या बड़े फैसले निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसी झूठी कहानियां भारत रूस की दोस्ती को हिला सकती हैं, या फिर यह रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई भी ताकत इसे तोड़ ही नहीं सकती? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चर्चा को और प्रमाणित बनाएगी। दूसरी तरफ, हम एक ऐसे बयान पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की नीतियों और विकास मॉडल पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। ये बयान आया है मोहनदास पाई से, जो कभी इन्फोसिस के CFO रहे और आज उद्योग जगत की सबसे तेज और स्पष्ट आवाज माने जाते हैं। उन्होंने सीधे कहा कि 20 साल बीत गए, लेकिन भारत अब तक अपना जेट इंजन नहीं बना पाया, जबकि चीन इतना आगे निकल गया है कि उसकी कंपनियां बोइंग जैसी दिग्गजों को चुनौती दे रही हैं। अब सोचिए, जब कोई इतना बड़ा उद्योगपति कहे कि जनता का पैसा जनता के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब कितना गंभीर है। क्या सच में भारत का मॉडल निजी क्षेत्र को रोककर केवल सरकारी ढांचे को खिलाने वाला है? क्या यही वजह है कि इनोवेशन भारत में दम तोड़ रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस सोच को बदले बिना भारत चीन जैसी वैश्विक ताकतों से मुकाबला कर पाएगा? यही सब हम इस वीडियो में गहराई से जानने वाले हैं। मोहनदास पाई ने सिर्फ आलोचना ही नहीं की, बल्कि ठोस उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देशों में टैक्स पेयर्स का पैसा रिसर्च और हाई रिस्क टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाता है ताकि नए प्रयोग हो सकें। वहीं भारत में वही पैसा सिर्फ सरकारी कंपनियों को जिंदा रखने में लगाया जाता है। उन्होंने तंज कसा कि भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन 30,000 करोड़ का मैनेजमेंट करता है, लेकिन उसकी सैलरी बेंगलोर के एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी कम है। अब सवाल उठता है कि जब सिस्टम में न इंसेंटिव है और न ही इनोवेशन का माहौल, तो क्या कोई बदलाव संभव है? क्या भारत को अब अपनी नीतियों का फोकस बदलकर निजी कंपनियों को भी बराबरी का मौका देना चाहिए? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ पाएगा? इस वीडियो में हम सिर्फ पाई के सवालों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि उनका संदेश नीति निर्माताओं और उद्योग जगत दोनों के लिए क्यों चेतावनी है। हम देखेंगे कि चीन ने पिछले 2 दशकों में कौन सा रास्ता चुना और भारत ने क्यों वही मौके गंवा दिए। हम ये भी जानेंगे कि अगर रिसर्च और इनोवेशन निजी कंपनियों तक पहुंचे, तो भारत कितनी तेजी से बदल सकता है। और यही नहीं, हम ये सवाल भी आपके सामने रखेंगे कि क्या आपको लगता है कि भारत को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को बराबरी से मौके देने चाहिए, या फिर मौजूदा मॉडल ही सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही इस चर्चा को और गहराई देगी। सबसे पहले जानते हैं कि रूस ने पाकिस्तानी इंजन सप्लाई की खबर को क्यों नकारा। तो समझ लीजिए कि खबर ये फैलाई गई थी कि रूस पाकिस्तान को RD-93MA इंजन सप्लाई करने जा रहा है। इन इंजनों को पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों में लगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रूस ने इन दावों को पूरी तरह बकवास और झूठ करार दिया। रूस के एक उच्च अधिकारी ने साफ कहा कि इस तरह का कोई कदम उठाया ही नहीं गया है और इसकी कोई तर्कसंगत वजह भी नहीं बनती। असल में बात यह है कि किसी तीसरे पक्ष ने यह झूठी अफवाह इसलिए फैलाई ताकि भारत और रूस की जो मजबूत और गहरी दोस्ती है उस पर असर डाला जा सके। रूस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई ताकत इस सहयोग को कमजोर करना चाहती है, और यही वजह है कि इंजन सप्लाई जैसी खबरों को हवा दी गई। यानी इस पूरी अफवाह का मकसद साफ था,
भारत रूस के रिश्तों में दरार डालना और पाकिस्तान को एक झूठे सहारे के रूप में दिखाना। आइए अब जान लेते हैं कि भारत और रूस की शिखर बैठक क्यों अहम है। तो दिसंबर में भारत और रूस की वार्षिक शिखर बैठक होने वाली है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। हर साल ये बैठक बारी बारी से भारत और रूस में होती है और पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे। इस बार भारत मेजबानी करेगा और ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच कई बड़े फैसले इसी मंच पर होते हैं। खुद व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में वल्दाई फोरम में कहा था कि वे अपने प्रिय मित्र और भरोसेमंद सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बयान से ही पता चलता है कि रूस भारत को किस स्तर पर महत्व देता है। अब इस बैठक से पहले ही पाकिस्तानी इंजन की झूठी खबरें चलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई ताकत चाहती थी कि रिश्तों का माहौल खराब किया जाए। लेकिन भारत और रूस के बीच भरोसे की जो नींव है वो इतनी मजबूत है कि इन अफवाहों से कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। अब सुनते हैं कि भारत और रूस की कूटनीति कितनी गहरी है। तो इस साल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर गए थे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत किया। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन आमने सामने आए थे और दोनों ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत की थी। अब दिसंबर की बैठक से पहले संभावना है कि रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भी दिल्ली आएंगे ताकि दोनों देशों के बीच होने वाले समझौतों और साझेदारी पर अंतिम चर्चा हो सके। इन मुलाकातों से साफ होता है कि भारत और रूस सिर्फ एक दूसरे के कूटनीतिक साथी ही नहीं है, बल्कि भरोसेमंद सहयोगी भी हैं। दोनों देशों के नेताओं का लगातार संवाद ये साबित करता है कि किसी भी तरह की अफवाह या बाहरी दबाव उनके रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकता। अब देखिए कि रक्षा और ऊर्जा में भारत रूस की साझेदारी कितनी अटूट है। तो भारत और रूस के रिश्तों की असली ताकत रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में नजर आती है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है और तकनीकी हस्तांतरण में उसका कोई मुकाबले नहीं है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी थी और इसने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मारक क्षमता को साबित किया। आज यही ब्रह्मोस मिसाइल भारत द्वारा फिलीपींस जैसे देशों को भी निर्यात की जा रही है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत रूस की संयुक्त ताकत का प्रतीक है। इसके अलावा दोनों देशों का व्यापार अब $60 अरब से ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें ऊर्जा सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत रूस से कच्चा तेल और गैस आयात कर रहा है, जबकि रूस अब भारत से दवाइयों और कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इन सबसे साफ हो जाता है कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि वास्तविक सहयोग का रिश्ता है। रक्षा हो या ऊर्जा, व्यापार हो या कूटनीति, दोनों देशों की साझेदारी हर बीतते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेके आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि मोहनदास पाई ने भारत की नीतियों पर इतना बड़ा हमला क्यों बोला। तो शुरुआत करते हैं मोहनदास पाई के बयान से, जो कभी इन्फोसिस के CFO रह चुके हैं और आज भी उद्योग जगत की एक मजबूत आवाज माने जाते हैं। उन्होंने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि 20 साल बीत गए लेकिन भारत अब तक एक भी जेट इंजन बनाने में नाकाम रहा। वहीं दूसरी ओर चीन ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसकी कंपनियां बोइंग जैसी विश्वस्तरीय दिग्गजों को चुनौती दे रही हैं। पाई का सवाल यह था कि आखिर भारत क्यों पिछड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार टैक्स पेयर से पैसा लेती है और उसी पैसे से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को खड़ा करती है ताकि वे उन्हीं टैक्स पेयर से प्रतिस्पर्धा कर सकें, यानी जनता का पैसा जनता के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। पाई ने साफ कहा कि ये सोच और ये व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी नीतिगत खामी है, क्योंकि इस मॉडल में ना इनोवेशन की गुंजाइश बचती है और ना ही निजी कंपनियों को असली मौका मिलता है। प्लैनेट 4 की तरफ से आपको एक उदाहरण देते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से BSNL को बचाया जा रहा है, जबकि फायदा जियो के मालिक को हो रहा है। अब सुनते हैं कि चीन कैसे आगे निकला और भारत क्यों पीछे रह गया। तो पाई ने सीधा उदाहरण चीन का दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में चीन ने वो काम कर दिखाया जो भारत अब तक नहीं कर पाया। चीन के विमान आज बोइंग जैसी अमेरिकी कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि भारत अब भी पुराने ढर्रे पर अटका हुआ है। उनका कहना था कि अगर सरकार ने यही पैसा टाटा मोटर्स या L&T जैसी निजी कंपनियों को दिया होता तो भारत के पास भी आज अपना जेट इंजन होता। लेकिन भारत में इनोवेशन पर खर्च लगभग नगण्य है।
उन्होंने कहा कि ज्यादातर पैसा डीआरडीओ और एनईएल जैसी सरकारी लैब्स में लगाया जाता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खुद अपनी परफॉर्मेंस साबित करने में कमजोर रहा है। यानी असली वजह यह है कि भारत ने अपने संसाधनों का उपयोग नए विचारों और तकनीकी जोखिम उठाने वाले निजी क्षेत्र को देने के बजाय केवल सरकारी ढांचे में बांध दिया है, और यही भारत के पिछड़ने की असली जड़ है। आइए अब जान लेते हैं कि पाई ने सरकारी मॉडल पर इतनी करारी चोट क्यों की। तो पाई का कहना है कि अमेरिका जैसे देशों में टैक्स पेयर्स का पैसा रिसर्च और हाई रिस्क टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाता है ताकि नए प्रयोग हो सकें और बड़े ब्रेक थ्रू सामने आए। लेकिन भारत में ठीक उल्टा होता है। यह जनता का पैसा सिर्फ सरकारी कंपनियों को पाला जाता है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। पाई ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन 30,000 करोड़ रुपए का मैनेजमेंट करता है, लेकिन उसकी सालाना सैलरी सिर्फ 45 लाख रुपए है। इसके मुकाबले बेंगलोर का एक जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 साल में उतना कमा लेता है। ये तुलना दिखाती है कि सरकारी मॉडल में न इंसेंटिव है और न ही इनोवेशन की प्रेरणा। पाई के अनुसार भारत की असली समस्या यह है कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी से डर है और राजनीतिक सुरक्षा का ऐसा ढांचा बना हुआ है जिसने अक्षम संस्थाओं को बचाए रखा है। यही कारण है कि पब्लिक सेक्टर नतीजे नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी जीवित रखा जाता है और निजी क्षेत्र का रास्ता रोका जाता है। अब देखिए कि प्राइवेट सेक्टर को मौका देने की मांग क्यों उठी। तो पाई ने स्पष्ट किया कि वे पब्लिक सेक्टर के खिलाफ नहीं हैं। उनका मानना है कि सरकारी कंपनियों को भी काम करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं को खिलाने का खेल अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह देश सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि निजी उद्योगों का भी है। टेक्नोलॉजी सबकी है और उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। अगर रिसर्च और इनोवेशन निजी कंपनियों तक पहुंचे तो भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। पाई ने साफ कहा कि भारत को असली प्रगति तभी मिलेगी जब सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को बराबरी से मौके दिए जाएंगे। यही भारत को चीन जैसी वैश्विक दौड़ में जीत दिला सकता है। उनका यह संदेश उद्योग जगत और नीति निर्माताओं दोनों के लिए चेतावनी है कि अगर अब भी पुराने मॉडल पर टिके रहे तो भारत कभी भी विश्व पटल पर वास्तविक तकनीकी ताकत नहीं बन पाएगा। कुल मिलाकर मोहनदास पाई की बात यही है कि भारत को अब पुरानी सोच और सरकारी ढांचे के बोझ से बाहर निकलना होगा। नीतियों को बदलकर निजी क्षेत्र को भी बराबर का अवसर देना होगा। तभी भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और चीन जैसी चुनौतियों का सामना कर पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।